टॉपिक का नेम है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर हमने देखना है कि एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह होती है और उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन इन हाइड्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि राइट डाउन द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा या हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। तो बात करते हैं जी हाइड्रा की। तो हाइड्रा कहता है कि नाइडेरियन है। ये चीज़ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी कि नाइडेरिया एक फाइलम नाइडेरिया होता है और उसमें रहने वाले एनिमल या उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स को नाइडेरियन कहा जाता है। तो हाइड्रा भी उसमें से था और उसमें आपने इसकी रेस्पिरेशन और ये सारी चीज़ें उसमें देखी भी थी। तो पहला पॉइंट है कि हाइड्रा जो है वो एक नाइडेरियन है। नाइडेरियन नाइडेरा फाइला है, फाइलम है बेटा, उससे में रहने वाले एनिमल्स को नाइडेरियन कहा जाता है। हाइड्रा इज नाइडेरियन। जब हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। हाइड्रा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसमें जनरल ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग के थ्रू जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं या एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स हैं या जो वेस्टेज होती हैं वो उस जनरल ओपनिंग से जो है वो बाहर एलिमिनेट हो जाती हैं। और जब हम बात करते हैं इसके अंदर वाटर और साल्ट वगैरह की, तो वाटर और साल्ट जो हैं वो आइसोओस्मोटिक होते हैं। आइसोओस्मोटिक का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से इनकी बॉडी जो है वो आइसोओस्मोटिक होती है। ये बार बार बेटा बातें आइसोओस्मोटिक रिपीट हो रही हैं। ये चीज़ें आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ी थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। जो बच्चे न्यू हैं उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी कि ये क्या कह रहे हैं कि आइसोओस्मोटिक क्या चीज़ होती है। तो लिहाजा मैंने लिंक भी ग्रुप में कल सेंड कर दिया था, उसमें तमाम के तमाम जो रिसेंट लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं। तो ये जी हाइड्रा, पहला पॉइंट इसमें क्या है जी कि हाइड्रा जो है वो नाइडेरियन है, यानी नाइड्रा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होते तो एक्सक्रीशन कैसे करता है, इनके अंदर जनरल ओपनिंग होती हैं, उन ओपनिंग के थ्रू ये अपने वेस्ट को बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। और जो इनके अंदर वेस्टेज होती हैं लाइक वाटर और साल्ट, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरह डिफ्यूज होते हैं, वो आइसोओस्मोटिक होते हैं, यानी वो बैलेंस रखने की इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो आइसोओस्मोटिक होती है, जिसको आप आइसोटोपिक भी कह सकते हैं। आइसोटोपिक इनकी बॉडी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट था जी एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्लेनेरिया को, कि प्लेनेरिया के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन किस तरह होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लेनेरिया है ये फ्लैटवर्म, फाइलम फ्लैटवर्म या जिसके अंदर फ्लैटवर्म आते हैं उनके अंदर ये आता है। प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैटवर्म है। फ्लैटवर्म की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो फ्लैटवर्म भी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पे फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म और नंबर 2 पे पैरासिटिक फ्लैटवर्म। बात रिपीट कर रहा हूँ, जब हम फ्लैटवर्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो फ्लैटवर्म दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जो कि हाइपोओस्मोटिक में रहते हैं या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपो का मतलब लेस साल्ट और हाई वाटर। तो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म और पैरासिटिक फ्लैटवर्म। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म का मतलब ये है कि ऐसे फ्लैटवर्म हैं जो कि फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। और बच्चों ये बात आपको बताई हुई है कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वाटर ज़्यादा हो, साल्ट कम हो, उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये बात आपने ओस्मो रेगुलेशन में भी देखी थी कि ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो हमेशा डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। बात फिर आ जाती है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो। तो इसी तरह जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, जो कि डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे पैरासिटिक फ्लैटवर्म है। अब पैरासिटिक फ्लैटवर्म की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी है वो आइसोटोनिक होती है होस्ट के लिहाज से, यानी जिस तरह होस्ट होगा उसी तरह इनकी बॉडी अपने आप के अंदर अडेप्टेशन ले जाती है। लेकिन मेनली जो इसके अंदर डिस्पोजल होती है वो नाइट्रोजनस वेस्टेज की डिस्पोजल होती है। मतलब क्या बताया आपको कि दो फ्लैटवर्म को 2 कैटेगरीज के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म और पैरासिटिक फ्लैटवर्म। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म एक्सक्रीशन किस तरह करते हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके, यानी ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है इनमें ज़्यादा क्या चीज़ है, पानी है। पानी को किस तरह एक्सक्रीट करेंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके। जब पैरासिटिक की बात करते हैं तो इनके अंदर जो वाटर है या साल्ट है वो तो होते हैं आइसोटोनिक,
मतलब उनको तो एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा बच्चा, जो चीज़ आइसोटोनिक हो गई उसको एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो पहली बैलेंस में है। बात आती है पैरासिटिक प्लेटफॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्टेज की। इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्टेज डिस्पोज ऑफ होती हैं। तो फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। पैरासिटिक में वाटर और साल्ट को बैलेंस पहले ही बैलेंस होता है, उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। इनमें रिमूव क्या चीज़ होनी है? नाइट्रोजनस वेस्टेज। नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहा जाता है जी प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया। तो वो डिस्कस करने से पहले आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसको जरा गौर से समझना है। ये एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखें जी, ये प्लेनेरिया है। इसके अंदर सबसे पहले देखें ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला कैप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये टेब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है ये टेब्यूलर स्ट्रक्चर है, टेब्यूलर सिस्टम है। और ये टेब्यूलर सिस्टम ओपन हो रहा है एक ये डक्ट के अंदर, ये डक्ट है, ये सारी के सारी ये डक्ट है। तीन चीजें बता दी, मैं रिपीट करूं बात। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये थोड़े थोड़े सीलिया नजर आ रहे होंगे, ये सीलिया बने हुए हैं। और कैप लाइक स्ट्रक्चर अटैच है ये टेब्यूलर सिस्टम के साथ। टेब्यूलर सिस्टम ओपन हो रहा है डक्ट के साथ, और डक्ट की एक्सटर्नल ओपनिंग आपको नजर आ रही होंगी जिनके थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्टेज है वो बाहर निकलती है। ठीक है, अब इस डक्ट में देखें कहीं भी आपको इंटरनल ओपनिंग नजर नहीं आ रही। इस पूरी डक्ट के अंदर देख लें, कोई भी आपको इंटरनल ओपनिंग नजर नहीं आ रही, हत्ता कि एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद है। इस पूरे ट्यूब्यूलर सिस्टम को कहा जाता है बेटा प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या क्या चीज है उसमें? सबसे पहले कैप लाइक स्ट्रक्चर, बात जरा गौर से समझेंगे। कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर यहाँ सीलिया बने होते हैं, सीलिया। उसके बाद ये ट्यूब्यूलर सिस्टम, ट्यूब्यूलर सिस्टम ओपन हो रहा है डक्ट के अंदर, और डक्ट की एक्सटर्नल ओपनिंग तो है लेकिन इंटरनल ओपनिंग कोई भी मौजूद नहीं होती। और ऐसे पूरे इस पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट को, जिसके अंदर ये सीलिया, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्यूब्यूलर सिस्टम, डक्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे सिस्टम को हम कहते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया को अब डिफाइन भी करते हैं हम कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या चीज होती है। ये देखें जी, कहता है कि नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स। देखें सारी के सारी ट्यूब्यूल्स क्लोज हैं विदाउट इंटरनल ओपनिंग, इनमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं है, और ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ होता है। ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, इसके अंदर होते हैं जी फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल क्या चीज है? ये देखें, ये है बेटा ट्यूब्यूल्स, ये वाली जो ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रही है ये हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो आपको ये कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूब्यूल्स के ऊपर रेड कलर के अंदर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं जी फ्लेम सेल। यानी प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर पहला जो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या चीज है इसके अंदर? फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। फ्लेम सेल क्या है? फ्लेम सेल जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर हैं, किसके ऊपर? ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर। ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जी फ्लेम सेल। ये देखें पहली बात प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या है कि नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी इज नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। इनके अंदर फ्लेम सेल होते हैं। फ्लेम सेल कौन से हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों कि ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको फ्लेम सेल कहा जाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कैप्ड बाय सेलुलर सेप्टम कॉल्ड फ्लेम सेल। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। अब इसको फ्लेम क्यों कहा जाता है कि बच्चे ये जो फ्लेम सेल के ऊपर सीलिया हैं, ये जो सीलिया मौजूद होते हैं, तो जब भी ये सीलिया मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इस तरह लगता है जिस तरह फ्लेम फ्लिकर कर रहा है। इस तरह जब आप आग लगाते हैं तो फ्लेम जिस तरह, इसको शोला कह रहे हैं, जिस तरह शोला चल रहा होता है, तो ये सीलिया इसी तरह लगते हैं जिस तरह शोला चल रहा हो। इस वजह से इनको, इन सेल को हम कहते हैं जी फ्लेम सेल। ईच फ्लेम सेल हैज टफ्ट ऑफ सीलिया, ये इसके ऊपर सीलिया मौजूद है जी, ये इसके ऊपर। whose beating looks like the flickering flame, यानी जब ये मूव करते हैं, बीटिंग करते हैं, तो इनकी जो शेप है वो किस तरह लगती है? फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह, शोले की तरह इनकी शो हो रही होती है, जिसकी वजह से इनको फ्लेम सेल भी कहा जाता है। बात रिपीट कर रहा हूँ जी, हमने कहा एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्लैट वर्म से ताल्लुक रखता है। फ्लैट वर्म दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले और पैरासिटिक। फ्रेश वाटर में रहने वाले डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम पैरासिटिक की बात करते हैं तो इनके अंदर मेन जो चीज़ डिस्पोज ऑफ होनी है वो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं। और प्लेनेरिया एक पैरासिटिक फ्लैट वर्म है। प्लेनेरिया एक पैरासिटिक फ्लैट वर्म है।
उसके अंदर फिर हमने कहा कि जो नाइट्रोजनस वेसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या चीज़ है? नेटवर्क है क्लोज ट्यूब्यूल्स का, इसके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती। उसके बाद इनमें फ्लेम सेल होते हैं। फ्लेम सेल क्या है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर जो कैप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल के ऊपर सीलिया होते हैं, जब ये बीट करते हैं तो ये लग रहे होते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह, इसीलिए इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। तो ये था जी प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया के अंदर, इस तरह होती है।